आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर का एक जाना माना चेहरा, युवाओं के अंदर एक नई जागृति पैदा करने वाला चेहरा, जम्मू कश्मीर में लीग से हटकर एक परंपरागत एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग हटते हुए उसको युवाओं तक पहुंचाने वाला चेहरा, जम्मू कश्मीर में एक युवा वकील, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा हिंदू जो सिर्फ हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता बल्कि जो सिविलाइजेशनल हमारी पहचान है, उस पहचान के लिए युवावस्था में अपने कैरियर को पीछे छोड़ खरी खरी साफ साफ बात कहने वाला, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक लैंड जिहाद जिसे रोशनी एक्ट के नाम से जानते हैं, उसकी न सिर्फ लोगों में अवेयरनेस पैदा की बल्कि अपनी ताकत पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब तमाम तथाकथित पार्टियों ने मिलकर, सब भ्रष्टाचार में शामिल थे, हिंदुओं के बड़े बड़े ठेकेदार भी उसमें शामिल थे, उन सब का विरोध करते हुए भी, उनके विरोध को बर्दाश्त करते हुए भी कोर्ट में जीतना और जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम बहुल राज्य है, उस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसकी लड़ाई लड़ना और हिंदू अल्पसंख्यकों को उनका दर्जा दिलाना, ऐसा चेहरा जिसे आज देश जानता है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं और मैं उनके हर लड़ाई में शामिल रहा हूं। उनका नाम है अंकुर शर्मा। लेकिन अंकुर शर्मा पिछले करीब 15-20 दिन से देश भर के सोशल मीडिया पर एक खबर बने हुए हैं। मैं क्योंकि लगातार बाहर दौरे पर था, इसलिए मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मैंने कल उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी बात को मेरे साथ भी साझा करें और मैं भी जानना चाहता हूं कि एकजुट जम्मू जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाई थी, पहले एक आंदोलन था और उसके प्लेटफॉर्म पे काफी लड़ाई लड़ी और फिर उसको रजिस्टर कराया और अब एक एकम सनातन भारत नाम की पार्टी की उन्होंने घोषणा की है। उनका मानना है कि जिन मुद्दों के लिए सनातन भारत को जाना जाता है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी राजनीति के लिए, राजनीति में जोड़ तोड़ के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसे ही कोई 5 मुद्दे हैं जो उन्होंने रखे हैं और उनका मानना है कि लोकसभा में इस पार्टी के माध्यम से लंबी लड़ाई लड़ी जाए, सत्ता प्राप्ति की जाए और उसमें ये 5 मुद्दे जो हैं, ये उनके प्रमुख मुद्दे हैं और वो मानते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो इन मुद्दों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस पार्टी के पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि ये किसी का एजेंडा हो सकता है, लोकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन अंकुर शर्मा को मैं जितना जानता हूं, अंकुर शर्मा को इस देश में कोई आदमी अपना एजेंडा दे करके आगे नहीं कर सकता। अंकुर शर्मा को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हो सकता है कि इस समय बहुत सारे हिंदू ठेकेदारों की दुकानें लुट रही हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के पीछे वो खड़ी होना चाहती हैं, क्योंकि सत्ता के सुख भोगने के साथ साथ उनको लगता है कि जो ऊट पटांग बयान दिए जा रहे हैं पिछले 6 महीने से, लगता है कि सनातनी हिंदू उनके बयानों को शायद ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। उनका विरोध हो रहा है, हर चौराहे पे हो रहा है, हर गली में हो रहा है। शायद उसके पीछे उन लोगों का हाथ हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अंकुर शर्मा जी से कहूंगा कि अंकुर शर्मा जी, आप युवा हैं। मैंने देखा कि आपके इस मूव के बाद जगह जगह मैंने बहुत सारी पोस्ट पढ़ी, आपके जो 5 प्रोग्राम हैं उनको लेकर के लोगों में बहुत सारी बात हुई और इसमें से कुछ 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम लगातार उठाते रहे हैं। आखिर देश भर के लोग आपकी इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों में, क्योंकि मुझे आपकी बात पे और वाणी पे यकीन है कि कोई बात आप ऐसी नहीं कहेंगे जिससे जो आपकी छवि बनी हुई है उस छवि पे कोई असर हो,
इस पार्टी बनाने का मकसद क्या है? क्या इसके पीछे कोई दूसरी ताकत है? कहीं किसी के हाथ का आप कोई टूल तो नहीं बन रहे हैं? या ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है और आप जिन मुद्दों को लेकर के आहत रहे हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना चाहिए, वहां 2 केंद्र शासित बनने चाहिए और हिंदू मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहिए, ये जम्मू का मामला है। इसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अंकुश शर्मा जी, आप अपनी बात रखें, देश सुनना चाहता है। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1947 के बाद, स्वतंत्रता के पहले की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरीके की नहीं बनी जो सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रखर रूप से मुखर होकर कार्य करे, काम करे, अपने एजेंडा में सनातन के कोर इंटरेस्ट्स को डाले, और ना केवल डाले, ना केवल उसे आर्टिकुलेट करे, बल्कि उसके क्रियान्वयन के लिए किस तरीके से उसे पॉलिटिकली ट्रांसलेट किया जा सकता है ग्राउंड पे, उस पे कार्य करे। 2014 में एक उम्मीद जरूर बनी थी, लेकिन 2014 से 2023 आते आते मुझे लगता है कि वो तमाम उम्मीदें भी धराशायी हो गई। ना केवल उम्मीदें धराशायी हुई, बल्कि जब सही आकलन किया गया तो ये समझ आए कि जो हिंदुत्व की जो लेजिटिमेसी हिंदू समाज ने एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी को दी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं भाजपा की बात करूंगा, जो दी थी, वो आधारहीन थी, उसका कोई आधार ही नहीं था। जब आप इनके कॉन्स्टिट्यूशन में घुस के देखेंगे, ना केवल इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि जब इनके मैनिफेस्टोज में आप घुस के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और खासकर जो इंडियन स्टेट का चरित्र है, और स्टेट में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो 1947 के बाद तत्काल पैदा हो गई, या फिर 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में भी जो बनी, वो अल्टीमेटली उस एंटी सनातन, एंटी हिंदू स्टेट के चरित्र में रम गई, और अपने स्वयं के चरित्र को भी उन्होंने इस तरीके का बना दिया कि वो स्टेट की एक कठपुतली बन के हॉस्टिलिटी ही दिखाती रही सनातन के कोर इंटरेस्ट के प्रति। तो आप ये जानते हैं कि ये तमाम समस्याएं जम्मू कश्मीर में बहुत खतरनाक तरीके से हम फेस कर रहे थे। यानी ये जो महाभारत है सनातन के खिलाफ, उसका जो बैटल फ्रंट है, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है। किस तरीके से कश्मीर में इस्लामीकरण करने के बाद जम्मू संभाग को टारगेट पे लाया गया, और इस उद्देश्य से कि जम्मू संभाग को स्प्रिंग बोर्ड या लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे उत्तर भारत के इस्लामीकरण के लिए। और उत्तर भारत का इस्लामीकरण हिमालय के इस्लामीकरण के साथ शुरू होगा, और हिमालय चूंकि सनातन का पालना है, सनातन का क्रैडल है, इसीलिए सनातन के इस्लामीकरण के लिए जम्मू संभाग को इस्लामाइज करेंगे। तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे सनातन की, सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म की जो लड़ाई थी जम्मू कश्मीर में, हम कई वर्षों से लड़ रहे थे और बहुत सक्सेसफुली लड़ रहे थे। आप व्यक्तिगत तौर पे ऐसे जानते हैं कि सनातन के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र जम्मू कश्मीर में रचे गए, और खासकर सरकारों के द्वारा रचे गए, उसके सामने डट के हमने मुकाबला किया, और कई सारी उनकी इंटरवेंशन को ध्वस्त भी किया। रोशनी कानून को ध्वस्त करना उसमें से एक हमारी सफलता रही, जिसने इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालय के प्रोजेक्ट को किसी न किसी हद तक रोका। अब इस पृष्ठभूमि में जब आप देखेंगे तो हमारे सप्त सिद्धांतों पे आपको नजर दौड़ानी होगी। सप्त सिद्धांत हैं एकम सनातन भारत के। हाँ, एकजुट जम्मू पार्टी के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर में एक सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सक्रिय थे। यानी सिर्फ जम्मू रीजन में, जम्मू प्रोविंस मतलब हिंदू बहुल जम्मू प्रोविंस मतलब 10 जिले। जम्मू कश्मीर में टोटल 20 जिले हैं, कश्मीर प्रोविंस अलग है, जम्मू प्रोविंस अलग है। तो 10 जिलों में हम पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्यरत थे। और ये सप्त सिद्धांत, आप 5 कह रहे थे, ये 7 हैं, मैं केवल एक वो कह रहा हूं। हाँ, ये टोटल 7 सप्त सिद्धांत या सप्त सूत्र आप इसे मान लीजिए। ये ऐसे सप्त सूत्र थे जिसे हम जी रहे थे। ये कोई इंटेलेक्चुअल आर्टिकुलेशन का कोई रिजल्ट नहीं है कि हम मार्केट में गए, देश में गए, पता कराने की कोशिश की कि लोगों के मन को क्या भाता है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सनातन के कोर मुद्दे हैं, तो उनको जोड़ के पेश कर दीजिए और अपना एक प्रोडक्ट पार्टी के रूप में फ्लोट कर दीजिए। नहीं, आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, और मैं इस बारे में एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा भी करूंगा डिटेल में, कि इन तमाम सिद्धांतों को हमने जिया है। मेरी स्वयं की पर्सनालिटी जो शेप हुई है, मेरी जो सोच जो शेप हुई है, इन सिद्धांतों पे ना केवल चल के, बल्कि इन सिद्धांतों के लिए संघर्ष करने के बाद, सक्सेस अचीव करने के बाद अचीव हुई है। तो मैं इस पृष्ठभूमि में आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि जब इस बात की चेतना आ गई कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के कोर इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है,
तो ये सनातनियों पे ही जिम्मेवारी थी कि ये जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा के ऐसे पॉलिटिकल व्हीकल का निर्माण करें जो सनातन के कोर इंटरेस्ट्स को न केवल प्रोटेक्ट करे बल्कि स्ट्रेंथन करे, कंसोलिडेट करे। इसी पृष्ठभूमि में इस पार्टी का हमने निर्माण किया, और यह पार्टी का निर्माण करना कोई डींगे हाँकने वाली बात नहीं है। मुझे चैलेंजेस का पता है, लेकिन ये जो आपके ऊपर जो जिम्मेवारी थी कि आप ही को खड़ा कर, सनातन के लिए विकल्प, सनातन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल व्हीकल खड़ा करना है, वो अमेरिका, यूके के सिटीजन नहीं करेंगे, वो सनातनियों को ही करना पड़ेगा। वो जिम्मेवारी कंधे पे लेने का हमने कार्य किया है, काम किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, हम इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक भी लेके जाएंगे। और आपके दर्शकों के लिए मैं अपने जो सप्त सिद्धांत है उन्हें एक बार पढ़ भी दूंगा, फिर एक एक करके चर्चा कर लेंगे। देखिए, एकम मतलब एक, यूनाइटेड। सनातन भारत पार्टी, नाम सब कुछ बोलता है। इंडिया नहीं है, भारत है, सनातन है और एकम है, एक है। तो संस्कृत शब्दावली से हमने इसे शुरू किया है। और ये भी मैं बता दूं कि एकजुट सनातन भारत पार्टी के नाम से पहले ये तय हुआ था, नाम फाइनलाइज हुआ था, लेकिन फिर जब चर्चा का दौर आगे बढ़ा और दक्षिण भारत के लोगों ने जब चर्चा में अपना योगदान दिया, तो अल्टीमेटली उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक देख के, सारी समझ के हिसाब से हमने इस नाम को फाइनलाइज किया। तो पहला जो सप्त सिद्धांत हमने इसमें रखा, या सूत्र हमने इसमें रखा, वो ये रखा कि संविधान में हम संशोधन करेंगे और केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। जो सेकेंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है भारतवर्ष में, उसका अल्पसंख्यक दर्जा तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाएगा। और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल है, और कैसे उसे एक्सप्लॉइट करके विदेशी ताकतों को अलाउ किया जाता है, इनेबल किया जाता है भारत के संप्रभु सोवरेन इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने के लिए। ये उससे जुड़ा हुआ मामला है। केवल ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर रहे हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं दूसरे पॉइंट पे अपने आ जाऊं। दूसरा सप्त सिद्धांत जो है वो है मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना, और कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर को पुनर्स्थापित करना। ये देखिए, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ये सनातन की सशक्तिकरण से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ मामला है। और मैंने कहा कि इन सप्त सिद्धांतों को हम जी रहे हैं। जहां तक अल्पसंख्यक मामले की बात है, आप स्वयं जानते हैं कि जून 2016 में स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट गया और इस मामले पे 2 साल लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा संघर्ष हमने किया। और PIL 489/2016 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स के जरिए 12 मार्च 2018 को हमने ये आदेश करवा दिया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक स्टेटस और बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सरकारों के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में टिकवा दी और ये हलफनामा, एफिडेविट दाखिल करवा दिया कि सरकारें ऐसा करना बंद करेंगी। वो अलग बात है कि आज 2023 में केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट होने के बावजूद भी और इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में चेंज होने के बावजूद भी, जो गैर मुसलमानों के लिए आना है, जो हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए आना है, वो तुष्टिकरण बल्कि तृप्तिकरण के चलते मुसलमानों को दे रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पहला ही सप्त सिद्धांत तो हमने जिया है। उद्देश्य, एजेंडा की जो बात की जा रही थी, वो इन्हीं चीजों से क्लियर होगा कि क्या एजेंडा है। वी आर इवॉल्विंग, हम इवॉल्व हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में। मंदिर और मठों के संबंध में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में स्वयं मैं ही माता वैष्णो देवी का सरकारी नियंत्रण समाप्त करने के लिए केस लड़ रहा हूं। भाजपा सरकार ने 2020-21 में जवाब दिया है, जिसमें भाजपा सरकार ये कहती है कि नहीं, माता वैष्णो देवी और तमाम हिंदू जो मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में है, उसका नियंत्रण सरकार के पास ही रहना चाहिए। तो उससे भी हम संघर्ष कर रहे हैं। वो फाइनल स्टेजेस में भी केस है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम इस केस का निपटारा करवा पाएंगे और संविधान के हिसाब से सरकारी नियंत्रण समाप्त करवा पाएंगे। तो दूसरा भी ऐसा सप्त सिद्धांत है जिसपे हम न केवल संघर्ष कर रहे हैं बल्कि इसे जी रहे हैं, केवल इंटेलेक्चुअल आर्टिकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तीसरा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। जब जम्मू संभाग लॉन्च पैड या स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा हिमालय की और सनातन के इस्लामीकरण के लिए,
भारतवर्ष के इस्लामीकरण के लिए, तो जम्मू संभाग का अलग स्टेट बनाना और जो हिंदू नरसंहार के विक्टिम्स थे उनके लिए एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड, कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ के क्रिएट करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और सनातन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि जम्मू कश्मीर की एक पर्टिकुलर मांग को हमने राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी फ्लोट अभी की उसका हिस्सा बना लिया गया है। ये देश से, भारत से, सनातन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ मामला है। चौथा, गौहत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध और गौमाता, मां गंगा और श्री राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। देखिए, इसके बिना तो सनातन, मुझे नहीं लगता कि सरवाइव करना। देखिए, जो पिंक रेवोल्यूशन एटसेट्रा, जो ये सब इसके चीजें हैं, बगैर बात करना सनातन की बेईमानी है। बेमानी। तो चौथा हमारा ये है, और ये हमारी पूर्णता कमिटमेंट है। वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सचर कमेटी रिकमेंडेशन, इन सब चीजों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना हमारा पांचवा। और इसके साथ ही संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, आर्टिकल 30, जिसके बारे में आप भी चर्चा करते रहते हैं, वक्फ एक्ट के बारे में भी आप भी चर्चा करते रहते हैं, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में भी आप डिटेल में चर्चा करते रहते हैं। तो अनुच्छेद 30 को, आर्टिकल 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना, धर्मांतरण को पूरी तरह से रोकना, ये समावेशी है, ये सब कुछ करना। आर्टिकल 30 में आप जानते हैं कि बाकी सब रिलीजियस कम्युनिटीज अपने ऑटोनमस, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल रेगुलेशंस, अपने शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं, हिंदू नहीं कर सकते। अपनी वेद पाठशाला इंडिपेंडेंट, अंकुर, उनको सरकार पैसा भी देती है और उनको सरकार अनुदान भी देगी, पैसा भी देगी। तो आर्टिकल 30 में संशोधन करके सब कम्युनिटीज को एक ही बराबरी के स्तर पे ले आना, हिंदुओं को भी एम्पावर करना, इस तरीके के स्वायत्त संस्थान संचालित करने के लिए, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। धर्मांतरण के बारे में मैंने बोल दिया, पूरे तरीके से एब्सोल्यूट बैन जिसे कहते हैं वो सुनिश्चित करना ग्राउंड पे। छठा, जनसांख्यिकी हमले को, डेमोग्राफिक इन्वेजन, डेमोग्राफिक असॉल्ट, जो लैंड जिहाद के माध्यम से एग्जीक्यूट किया जाता है, हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी कर देना, मुस्लिम मेजॉरिटी कर देना, ये जो षड्यंत्र है, इसको रोकना। और खासकर वो एरियाज, वो स्टेट्स, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां पे डेमोग्राफिक बैलेंसेस वर्स्ट तरीके से इफेक्ट हो गए हैं, वहां तत्काल प्रभाव से डेमोग्राफिक बैलेंसेस को रिस्टोर करना। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इस षड्यंत्र का वर्स्ट विक्टिम है, और एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे, केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, लड़के इसके खिलाफ जो हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है यहाँ पे, उसके चलते मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत कम समय में जहां जहां डेमोग्राफिक बैलेंसेस डिस्टर्ब किए गए हैं उन्हें रिस्टोर किया जा सकता है, बैलेंसेस को। तो वो करना हमारा छठा सप्त सिद्धांत या सप्त सूत्र है। सातवां, केवल विकास नहीं, लोग कहते थे ग्रोथ होनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड बैंक द्वारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब तमाम चीजें आई, तो ग्रोथ वाज द बज वर्ड। उसके बाद डेवलपमेंट, थोड़ा सा और इंक्लूसिव एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और 1972 में जब एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस वर्ल्ड लीडर्स के दिमाग में आई, तो उन्होंने एनवायरमेंट को इंट्रोड्यूस करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इससे 100 कदम आगे जाके, सनातन के मूल में जाके, हमने सप्त सिद्धांत को बनाया कि केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं, बल्कि उसमें भी आप ऐड कर दीजिए आध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, जो ट्रू हिस्ट्री। क्योंकि देखिए, ट्रू हिस्ट्री ही पता होगी तो आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं कि विकास की दिशा क्या होगी। ट्रू हिस्ट्री, चाहे उसके लिए रीराइट भी करनी पड़े किताबें। ट्रू हिस्ट्री, स्थानीय भाषा, मदर टंग, और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एडिशनल आप आध्यात्म, संस्कृति, इतिहास, स्थानीय भाषा को जोड़ लें, पर्यावरण तो उसमें भी आ गया। तो ये हमारा डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब सिद्धांतों में से मेजॉरिटी सिद्धांत ऐसे हैं जिन पे चल के, जिनको जी के मेरी स्वयं की पर्सनालिटी जो है, या मेरी स्वयं की जो इमेज है, वो शेप में स्वयं मैं जो हूं वो शेप हुआ हूं। इसीलिए जिन चीजों को जी के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस पथ पे संघर्ष करके हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर हमने एक लंबी छलांग लगाने का प्रयास किया, एक जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाने का प्रयास किया है कि सनातन को एक विकल्प चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
प्रोपेगेंडिस्ट तो प्रोपेगेंडा करेंगे कि कोई एजेंडा है, ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इन सब सिद्धांतों के संबंध में हमारे बारे में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जिसका आकलन करके विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी बायस आप रैशनल तरीके से आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि यही भविष्य भी है और यही वो रास्ता है जिसपे चल के सब सनातनियों को मिलके सनातन को और उत्कृष्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। और खासकर इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जिसका चरित्र है हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स सनातन, अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के चलते, अपनी प्रेफरेंसेस के चलते, स्टेट अपरेटस में जो इंडिविजुअल्स प्लांट किए गए हैं, जो सबवर्जन करते हैं, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन करते हैं, सबवर्जन जेनोसाइडल तरीके से इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल को डिप्लॉय करके करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज को अंदर से ध्वस्त करने के लिए। मुझे लगता है कि उस चरित्र को भी बदलना हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी हम अपने कंधे पे उठाते हैं। जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी तब तक सनातन और धर्म जिस तरीके से नष्ट कर रहे हैं निरंतर चलता रहेगा।